बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाज़रीन, हर हफ्ते हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं जिसमें कि कुछ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ऐसी ख़बरें जिन पर अमूमी तौर पे हम देखते हैं कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं होती, कुछ ज़्यादा तबसरे और तज्ज़िया आपकी नज़र से नहीं गुजरते। हाँ, ख़ास तौर पे अगर आप जाके उस ख़बर को तलाश करते हैं तो फिर शायद आपको कुछ मटीरियल मिल जाता है। हमारी कोशिश होती है कि ऐसी ही ख़बरों को मौजू बनाया जाए और उन्हें समझने की और जो उससे इलाकाई सतह पे जो असरात मुरतब हो रहे होते हैं उन पर थोड़ा माहिरीन से जाना जाए कि क्या सूरत हाल है और इसके क्या रिपरकशंस हैं, असल में वो ख़बर है क्या। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो एक ऐसे ख़ित्ते के बारे में है, एक ऐसे इलाके के बारे में कि जिसके बारे में मुझे कवी उम्मीद है कि आपको कुछ पता नहीं होगा, ज़्यादा पता नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है कि एक अरसा पहले इस मुल्क को पाबंदियों का सामना करना पड़ा, बवजूद वो हम आपको आगे चल के बताएंगे क्या वजूहात थे। और फिर हमने देखा कि ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न मीडिया है, मगरबी मीडिया और अमरीकी मीडिया, उन्होंने इसको फोकस में रखते हुए हम तक जो ख़बरें पहुंचाईं वो यही थी कि ये मुल्क जो है और इस मुल्क की क़यादत जो है वो किसी तौर भी इस नई दुनिया में, इस आलमी बरादरी में साथ चलने के काबिल नहीं है और ये किस तरह से जुल्म व सितम कर रहे हैं अपने लोगों पे। कुछ समझ नहीं आया कि असल में हो क्या रहा है। आज का मौजू हमारा इसी हवाले से है। वो क्या है ज़रूर आप देखिएगा, आपको भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। और चूँकि इस खित्ते का मुल्क है, अब उस मुल्क में जो भी तब्दीली होती है, जो भी वहाँ की सूरत हाल होती है, उसका असर बहरहाल बिलवास्ता या बिलावास्ता हम पर भी पड़ता है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं, डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो मैंने अभी पूरी तरह खुल के बताया नहीं है अपने नाजरीन को, और वो उसकी वजह यही है क्योंकि हम तक की चीज़ें पूरी तरह से नहीं पहुँचती थी। लेकिन ये सदी चूँकि एशिया की सदी है और एशिया का कोई छोटे से छोटा मुल्क हो या कोई बड़े से बड़ा मुल्क हो, उसे हम मौजू बहस ज़रूर बनाते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के इस मौजू की तरफ बढ़ें और अपना वो फ्रेम खोलें, लोगों को बताएं, आपको लेके चलते हैं चीन, जहाँ पे शाहिद अफराज और इफ़्फ़त हमारी साथी हैं, वो मौजूद हैं। और चीन का एक प्रोग्राम है जो कि उन्होंने शुरू किया है चाइना रीच प्रोग्राम के नाम से, और इसमें जो तिब्बत से मुताल्लिक़ इक़दाम किए गए हैं वो आपको बताते हैं कि वो क्या हैं, किस तरह से इनकी जो आउटरीच है वो क्या है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट देखिए, हाजिर होते हैं रिपोर्ट के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद अफराज ख़ान है और इस वक्त हम लासा शहर से बाहर एक नीमो काउंटी की जानिब जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि चाइना रीच प्रोग्राम के तहत जो बच्चे हैं उनकी बेहतर सेहत और तालीम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। चाइना रीच तालीमी मनसूबा देही घरों में 6 से 36 माह के छोटे बच्चों की बेहतर शख्सियत साजी के लिए है, ताकि बच्चों और वालिदैन के दरमियान बेहतर राब्ते से उनकी इल्मी, लिसानी, समाजी खूबियों को निखारा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा यह मनसूबा इंसदाद गुर्बत में भी इंतहाई मुआविन है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक उम्दा हवाला है। असातिज़ा की हफ्तावार सबक तैयारी की मीटिंग में बच्चों और वालिदैन के दरमियान बेहतर बातचीत पर तबादला ख्याल किया जाता है। तिब्बत और दीगर इलाकों में अक्सर वालिदैन रोज़गार के लिए घरों से बाहर जाते हैं। वालिदैन की अदम मौजूदगी बच्चे को बाज़-औक़ात अपने आप तक महदूद कर देती है। बाद में उसकी समाजी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। उस्तानी ख़ानदान के लिए एक नई खुशी और ज़बरदस्त तफरीह लेकर आई है। वो वालिदैन और बच्चों को मज़ीद करीब लाई है।
反正多陪孩子说话的话，然后小孩的那个怎么说嘛，性格会慢慢会变嘛。我们也让家长陪孩子多说话嘛，看看他一天里面他有什么样的变化嘛，然后我们下次就家长说怎么说嘛，去更好的去了解小孩嘛。对，就这样。是圆形还是方形，然后以及认知这个颜色。对，好。मीटिंग के बाद हम उस्तानी दागा के साथ दो तिंग चोजा के घर गए। देही बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत के मौके कम मिलते हैं। वो लोगों को देखकर बहुत शर्माते हैं। वालदा ने बताया कि यह बच्चा शर्मीला था, अजनबियों को देखकर वालिदैन के पीछे छुप जाता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 6 माह तक शिरकत के बाद वो खुश मिजाज और घुलने मिलने वाला हो चुका है। कम ऐसा होता है कि ये इस तरह से मौके मिलते हैं बच्चों को पढ़ने के। ये जो हुकूमत के जो इकदाम है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? 好像来这边都是，他迷茫的想对手对来起的哦。तोतिंग को अलविदा कहने के बाद हम उस्ताने नेनी के साथ दान जिंग लांगजे के घर गए। वो 2 साल से जायद अरसे से चाइना रीच मंसूबे में शरीक है। उस्तानी की आमद से कबल वो अपने वालदा के हमरा इंतज़ार कर रहा था। 刚开始我来的时候，他连跟我说话都不会的，一直躲在那个房间里不出来。后来慢慢就好了。我在外面一看见我，他也就说老师好，就这样。कमरे में और भी बहुत सारे लोग उसे और उसकी माँ को देख रहे हैं। वो उस्तानी के साथ खेल में ज्यादा मगन नजर आता है। बस इतनी तालीम भी नहीं थी, लेकिन अब तो बच्चे आप कभी से पढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं आपके बच्चों की ज़िंदगी आप कैसी देखती हैं तालीम हासिल करने के बाद? तो सबसे अच्छा खिलौना आपको क्या लगता है? आपको गाड़ी अच्छी लगती है या क्या सबसे अच्छा खिलौना आपको क्या अच्छा लगता है? 这个吗？他最喜欢这个，对，सबसे पसंदीदा ये है。他自己也有一个自行车。啊，应该是个的 bicycle。इस मुलाकात के बाद लांगजे और मैं अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसने अपना खिलौना भी मेरे साथ शेयर किया। मैं बच्चे की मासूमियत और जोश से बहुत मुतासिर हुआ। एक घंटे के दौरे के बाद अब उस्तानी अपने मोटरसाइकिल पर दूसरे घर जा रहे हैं। चाइना रीच प्रोजेक्ट में अब नीमो काउंटी के 6 से 36 माह के तमाम बच्चे शामिल हैं। इस वक्त चाइना रीच प्रोजेक्ट गांसू, सिंकियांग, गोइजो, सिचुआन, हुनान, शंघाई और दीगर पसमानदा इलाकों में भी फ़ाल हो चुका है और वहाँ के लोगों को मदद फराहम कर रहा है। चाइना रीच मंसूबे की सबसे मुतासिरकुन बात यही है कि चीन पसमानदा इलाकों में शीरखात और छोटे बच्चों की नशोनुमा पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। उनके लिए साजगार तरक्की का माहौल फराहम करना, दूसरों के साथ बातचीत करने की बेहतर सलाहियत की तश्कील, उन्हें ज़्यादा खुद मुख्तार और खुश मिजाज बनाने में मदद करना, यह हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है। जी वेलकम बैक। ये रिपोर्ट आपने देखी और जो हम अक्सर अपने नाजरीन के लिए जो रिपोर्ट्स लेके आते हैं
उसका मकसद यही होता है कि बताया जाए कि चीन का ये नहीं कि सिर्फ बीजिंग है या शंघाई है या शांगदू या और कोई बड़े जो इलाके हैं, सिर्फ उनकी बात ही नहीं होती। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे चीन किस तरह से उन लोगों को भी कौमी धारे में रखते हुए लेके आगे चल रहा है। तिब्बत से मुतालिक ये रिपोर्ट आपने देखी, इफ़त और शाहिद अफराज हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब आपने भी ये रिपोर्ट देखी और वो जो हम जिक्र करते रहते हैं कि चीन जो है वो एक हम नसीब माशरे की जब बात करता तो ये नहीं कि वो सिर्फ दुनिया के लिए बात कर रहा होता, अपने यहाँ भी उसका हमें अमली नमूना जो है वो नज़र आता है। आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ जी जी बिल्कुल, ताकि गुफ्तगू जब शुरू हो तो फिर उसमें बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है मशरक़ी एशिया का एक मुल्क है जिसे हम शुमाली कोरिया कहते हैं। ये कोरिया, जज़ीरा नुमा कोरिया के दो मुल्क हैं, एक शुमाली कोरिया है, एक जनूबी कोरिया है। जनूबी कोरिया से मुतालिक तो हम तक बातें भी पहुंचती रहती हैं, वहाँ पे क्या तरक्की हो रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में उन्होंने जो तरक्की की है वो सब कुछ है। लेकिन जब हम बात करते हैं शुमाली कोरिया की तो हमें सिर्फ ये पता है कि उनके एक लीडर हैं किम जोंग उन, और वहाँ पे वो बहुत सख्त उन्होंने लोगों को रखा हुआ है वहाँ पे, और वो मुल्क जो है अपने एक अलहदा ही एक साइंस है उनकी और अपना एक अलहदा ही उनका एक एटीट्यूड है, उसी तरीके से लेके चल रहा है और बहुत ही बुरे हालात हैं। ये खबरें हम तक पहुँचती हैं। लेकिन जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, अब ये सदी एशिया की सदी है और एशिया की जो मईशतें हैं वो हम देख रहे हैं कि किस तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही हैं। उनमें कोई छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है, उस पर नज़र रखना और जानना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में यके बाद दीगरे कुछ तजुर्बात किए गए, मिसाल तजुर्बात थे शुमाली कोरिया की तरफ से। शुमाली कोरिया पे बैनुल-अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ से और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं पाबंदियाँ लगाएंगी। 2006 में जब इसने पहली बार अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया था, उसके बाद से पाबंदियाँ लगती चली गईं और मुख्तलिफ़ अदवार में जैसे जैसे तजुर्बात ये करता रहा ये मुल्क, तो कभी अमेरिका की तरफ से नई पाबंदियाँ आती रहीं, कभी यूरोपीय यूनियन की तरफ से, तो ये पाबंदियों का शिकार एक मुल्क है और इसे बहरहाल बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा है। हाल ही में जो उन्होंने तजुर्बात किए हैं, माहिरीन ये कहते हैं कि शायद ये अब अपना इसको कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेगोशिएशन की तरफ आना चाहते हैं। माजी में हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने 2018 में बड़ा इस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश की कि वो किम जोंग उन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आना चाहते हैं और वो इसमें किसी हद तक कामयाब हो गए हैं और उन्होंने मुलाकात भी की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी सिंगापुर में। डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, ये बताइए कि ये जो मिसाइल के तजुर्बात हैं, ये एक छोटा सा एक मुल्क है, कहा यह जाता है कि ये तजर्बात किए जा रहा है और अवाम पे पैसा नहीं लगाता है, जौहरी हथियार बनाने की तरफ जा रहा है और इसने बना भी लिए हैं और बड़ा ख़तरा है ये अगर इसके पास ये हथियार आ गए तो पूरी दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। कहानी क्या है सर? ये कौन बताता है सर? ये लोग वही कह रहा हूं। देखिए, मैं कहता हूँ कि आज जो है ना, हमें थोड़ा सा इस फ्रेम को भी खोलने की जरूरत है। इस पे मैं भी बात करता हूँ इस मौजू पे। जी। मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि एशिया को अभी तक पूरी दुनिया में एक ही लेंस से देखा जाता रहा है और वो है वेस्टर्न मीडिया। जो वो कहेंगे वही है। अब वो कभी इसको कह दें जी कि तो सबसे बड़ा कोई मुल्क के बारे में कह दें जी ये तो बड़ा शरारती मुल्क है, कभी ईरान के ऊपर कोई पाबंदियों की बात लगती है तो ईरान को एक ऐसा मॉन्स्टर किस्म का मुल्क साबित करना चाहते हैं। इसी तरह शुमाली कोरिया, इसके बारे में हमेशा एक विलन का किरदार ये वो पोर्ट्रे करते हैं। देखिए, मीडिया जो है इमेज क्राफ्टिंग करता है। ये एक टेक्नोलॉजिकली अगर देखें, टेक्निक में देखें, मीडिया का जो काम है इसको कहते हैं यानी इमेज, जैसे हम एक तरफ इमेज बिल्डिंग कहते हैं ना, एक परसेप्शन डेवलप करने के लिए क्राफ्टिंग का काम करता है। अब जो ये क्राफ्टिंग का काम है उसमें वेस्टर्न मीडिया ये देखता है कि अमरीकी और वेस्टर्न मफादात के खिलाफ जहाँ पे भी काम होगा उनको वो इसी तरह मॉन्स्टर के तौर पे पेश करेंगे। अब हमने ये देखना, मैं ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो प्रोग्राम में दूसरा व्यू दिखाने के लिए अपनी रिपोर्ट शामिल करते हैं, ये वही है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया को अब चाहिए कि सिर्फ वो मगरबी ज़राए से आने वाली ख़बरें, उनको सिर्फ ख़बरें ना समझें, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि वो वहाँ पे बहुत सारी फेक न्यूज़ जनरेट की जाती हैं ताकि एक इमेज क्राफ्टिंग की जाए और किसी भी मुल्क के खिलाफ जब घेरा तंग करना हो उसको एक मॉन्स्टर बना के पेश कर दें। ये तो वो इमेज है जो वो करते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, अगर देखें ना, आप एक मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगा देंगे
एक मुल्क को खतरा होगा कि उसकी सर्वाइवल खतरे में है, तो अपनी बचत के लिए वो क्या करेगा? ठीक, वो वहां पे गन्ने के खेत तो नहीं ना सिर्फ लगाएगा, जी बिल्कुल, हाथ पांव तो मारेगा, हाथ पांव मारेगा। तो वहां पे आके फिर उनको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं कि कोई मुल्क उनको अगर धमकी देगा, उसके गिर्द में एक अलायंस बना देगा जिसमें जापान और जनूबी कोरिया और अमेरिका, एक पूरा डिफेंस सिस्टम जब बन जाएगा और चारों तरफ से वो मुल्क घिर जाएगा, वो क्या करेगा? आप मुझे बताएं, आपके ऊपर 3 तरफ से हमला आवर होने की बात हो, आप अपने दिफा में क्या करेंगे? आप कहेंगे रोटी मैं कम खा लूंगा लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छा अल्टरनेट तो ये है कि अच्छी तरक्की हो, लोगों की फलाह बहबूद हो, बिल्कुल माशी तौर पे, समाजी तौर पे तरक्की के मसावी मौके भी मिलने चाहिए और उसको कोई खतरा ना हो बैरूनी, क्योंकि तरक्की का अमल कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होता। अब अगर आपके ऊपर एक हवा रहेगा कि आपके ऊपर कहीं से अटैक हो सकता है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो शुमाली कोरिया ने किया। अब रिसेंटली शुमाली कोरिया ने 2 तरह के ना बातचीत को सामने रखा है। एक तो उन्होंने अपने जो हम मनसब जनूबी कोरिया हैं उनको कहा जी आप जैसे बातचीत शुरू हुई थी आप आएँ और सरबराह लेवल पे बात हुई, आप पीछे हट के आप आके हमसे बात करें। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि आप अमेरिका के साथ मिलकर ना करें, हम आपसे आपके तौर पे बायलैटरल करेंगे, क्योंकि हम दोनों मुल्कों का मसला है, हमारे अवाम का मसला है, हमने यहाँ अमन कायम करना है इस खत्ते में, जज़ीरा नुमा कोरिया में। दूसरी तरफ वो अमेरिका से अलग बात करने की बात करते हैं, इनसे अलग करके। वो क्यों? क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, वो भी ख़त्म कराने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और एक ख़ास तौर पे जो अभी शुमाली कोरिया ने दावा किया है हाइपरसोनिक मिज़ाइल और एंटी एयर मिज़ाइल, इनके जो तजर्बात किए हैं, अब आप ये देखें कि वो अमेरिकी सदर बाइडन ने इनको बातचीत के लिए कहा, उन्होंने कहा जी नहीं अभी हमें आप पे थोड़ा हम देखते हैं कि आप कैसे काम करते हैं। ट्रंप ने आपने जैसे जिक्र किया कि बातचीत की, सरबराह मुलाकात हुई, इसके बाद बैकफुट पे चले गए। अब ये आ रहे हैं पाबंदियां लगा के, तो कहते हैं कि हमने आपको देखना है कि आप कहीं मुखासमाना पॉलिसियों को बढ़ाने के लिए तो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाह रहे, लिहाजा आपको तो हम अलग बात करेंगे। उसके लिए आप कंडीशन पैदा करें। अगर आप वाकई अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो आप पहले पाबंदियां नरम करें। दूसरी जो डी एस्केलेट करें, यानी खत्ते में जो इस वक्त सूरत हाल है, कशीदगी है, यानी मिलिट्री कशीदगी है, उसको डी एस्केलेट करें, यानी पहले वाली बैक पोजीशन पे जाएं। और तीसरा ये कि टारगेट ये रखें कि इन सारे मुज़ाकरात की, चाहे वो शुमाली जनूबी कोरिया के दरमियान हो, शुमाली कोरिया अमेरिका के दरमियान हो, उसके नतीजे में ये होना चाहिए कि वहाँ पे अमन कायम हो। पहली बात ये कि पाबंदियाँ ख़त्म हो, डी एस्केलेशन हो और फिर क़याम अमन की बात हो और एक पायदार अमन वहाँ पे हो। अब अगर इन तीनों चीज़ों की अदम मौजूदगी में आप बात करेंगे तो फिर जाहिर है कि उनके पास एक यही रास्ता था कि वो अपने जो उनका मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हालिया तजर्बात हैं, मेरा ये ख्याल अगर आप थोड़ा सा उस निज़ाम को समझें ना, जो कंट्रोल निज़ाम शुमाली कोरिया में है, जो उन्हें अपने माहौल के मुताबिक, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, उनको वो डेवलप करना पड़ा, उसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो उनकी लैंग्वेज यही है कि किसी को बताने के लिए वो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर कहते हैं हमसे बात करें। उसी पर्सपेक्टिव में मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये तजर्बात किए हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने आज तक कहीं जहारियत नहीं की। जितना भी आपने बताया ना, जितना उन्होंने बिल्डअप किया, चाहे वो न्यूक्लियर साइड पे या मिसाइल टेक्नोलॉजी उनकी, उन्होंने कहीं उससे अटैक नहीं किया, कहीं उससे, यानी जो उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, ये खतरा हो सकता है अमन के लिए, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने उसको डिफेंस में रखा है। और उनकी एक साइकी है वर्कर्स पार्टी के, अगर आप थोड़ा सा उनके डॉक्यूमेंट देखें, पढ़ें, तो वो अपनी इस ताकत को एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं इन मुज़ाकरात के लिए। ये हमेशा होता है कि आप पावर लेंस से आते हैं और मुज़ाकरात के, ताकि आपको कोई कमज़ोर ना समझे, आपको हल्का ना ले। उस पर्सपेक्टिव में अगर आप ये देखें तो ये इन्होंने जो मिसाइल के अभी तजर्बात किए, और ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका दिलचस्प बात यह कि अगर उन्होंने जो दावा किया है, मुझे नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ, आज़ाद ज़राए से ये कंफर्मेशन नहीं आई है जिसको हम अथेंटिफाई कर सकें, लेकिन जो दावा शुमाली कोरिया ने किया है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कामयाबी से किया है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना, ये आवाज़ की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड होती है, और ये उसमें भी नहीं, ये जो डिफेंस सिस्टम में भी नहीं आता। और इसका मतलब क्या, अगर चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि फ़र्ज़ क्या उनका ये दावा जो है वो दुरुस्त है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये हम मान लेते हैं, फ़र्ज़ क्या, ठीक है, फॉर एनालिसिस पर्पस, तो क्या होगा?
जो मैंने अभी जिक्र किया था, जो 3 मुल्कों का अलायंस है शुमाली कोरिया के अगेंस्ट, जापान, जनूबी कोरिया, अमेरिका, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी फारिग हो जाएगा। अब अमेरिका अपने इन 2 इत्तेहादियों को खित्ते में नहीं बचा सकेगा अगर ये वाकई उन्होंने इस तरह डेवलप कर लिया जो आलमी मेयार के मुताबिक है। इसके साथ साथ अमेरिका के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन रह जाएंगे इस खित्ते में फिर, अगर ये मिसाइल वाकई इस हवाले से है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहूँगा, ये सिर्फ शुमाली कोरिया नहीं, अभी रिसेंटली रूसी वजारत खारजा ने भी ये कहा है कि हमारे जो एटमी आबदोज़ेज़ हैं उनसे हमने जरकून ये जो मिसाइल है वो भी यही हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका तजर्बा। डॉक्टर साहब आप ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा, गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है। विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी कि जो शुमाली कोरिया ने अभी दावा किया है कि उसने जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है वो जो थर्ड एक डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया, इनका जो एक इत्तेहाद बना हुआ है जापान, तो इन्होंने ये उस थर्ड को भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। असलहे की दौड़ किसी भी सूरत कोई अच्छा या हम अक्लमंदाना, दानिशमंदाना हम फेल नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सूरत हाल जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें शुमाली कोरिया के लिए शायद कोई और ऑप्शंस नहीं है। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, आपने रशिया का भी जिक्र किया, तो अब ये इसी खित्ते की बात हो रही है। अब रशिया का भी देखें कि उन्होंने जो ये सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो ये कहा कि हमने चंद सालों से एक प्लान बनाया था कि अमेरिका जो असले की दौड़ में बर्तरी रख के हमें धमकियां देता है कि हम ये कर देंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम चाहते हैं कि असले की दौड़ में हम भी अमेरिका के साथ सामने आए। सर रशिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क। शुमाली कोरिया जो है वो छोटा सा एक मुल्क है और पिछले कई सालों से ये पाबंदियों का भी शिकार है। मिसाइल, और अब पिछले मुझे कुछ याद पड़ता है कि उन्होंने एक मिसाइल बनाया था जिसकी रेंज इतनी थी, बैनुल बर्रे आज़मी जो मिसाइल था इनका, उसमें अमेरिका ने कहा था ये तो डायरेक्ट हमारे इलाके में आ सकता है। तो अब वक्त नहीं है कि अमेरिका जो है वो संजीदगी से आए और इस इलाके की जो कुव्वतें हैं बजाय उसके मखासमाना रवैया लेके चले बैठे बात। तो मेरा ख्याल है कि जो कोरियन लीडरशिप का जब मैंने उनकी जो बताया ना, उनकी एक साइकी है जब वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि या तो उनके साथ एक बराबरी का सलूक होता है ना दुनिया में कि जी वो भी एक मुल्क है, उनके खिलाफ इस तरह प्रोपेगेंडा ना होता, एक कर्टन, आयरन कर्टन उनके ऊपर ना डाल के रखते वेस्टर्न मीडिया कि जी उनसे बात नहीं हो सकती, वो तो शैतानी कुव्वतें हैं, इस किस्म के अलकाबात जब दिए गए तो उनके पास यही रास्ता था कि अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि उन पर कोई अटैक करके उनको ख़त्म ना कर सके। अब ये जो मिसाइल का तजर्बा अगर इसको देखें वाकई ये ऐसा ही है, इसी स्टैंडर्ड पे जो वो दावा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हाइपर सुपरसोनिक की बात जो हम कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने यही एक मैसेज दिया है। अपनी कोरियन जो काउंटर पार्ट हैं, जनूबी कोरिया के जो सदर हैं, सदर मून, उनको उन्होंने यही मैसेज दिया कि भाई आप हमसे बात करें। और शायद वो भी अब ये सोचने में मजबूर होंगे कि आखिर ये तवातर के साथ जो मिसाइल के तजुर्बात किए हैं शुमाली कोरिया ने, वो क्या हासिल करना चाहता है। अटैक करना होता तो वो तो पहले हो जाता, अटैक की बात है। दूसरा इसमें एक पॉइंट ये है कि मिसाइल के तजुर्बात और असले की सारी सूरत हाल का जारी रहना इस बात की गमाजी करता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ जंग ख़त्म करने का रास्ता, जैसे मैंने कहा, इस वक्त 3 बेसिक एलिमेंट हैं जिन पे शुमाली कोरियन लीडरशिप, जहाँ तक मैंने पढ़ा है देखा है, वो चाहती है। एक तो वो चाहते हैं कि डीएस्केलेशन हो, यहाँ से जो तनाव है, फौजी तनाव है, उसमें कमी आए। दूसरे जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई हैं अमेरिका ने, वो नरम की जाए। तीसरे ये है कि अमन के लिए बाज़ाब्ता बातचीत हो। अब बातचीत की वजह से फ़र्ज़ किया कि ये जो तजर्बा हुआ है इसको सामने रखें, तो इसमें भी एक क्लियर मैसेज है जनूबी कोरिया के लिए कि जनाब अगर आप अमेरिका से अलग होकर हमसे बात सीरियस करना चाहते हैं तो ऑप्शन मौजूद है। अगर आप अमेरिका के साथ रह के हमारे ऊपर कोई अटैक का या कोई एग्रेशन की बात करते हैं तो उनके पास तो आपको बचाने के लिए टेक्नोलॉजी भी नहीं है। क्योंकि अब जो इस वक्त जहाँ जो मैं देख रहा था, इसको रिसर्च कर रहा था, तो ये जो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है अभी तक इसका तोड़ नहीं है, ना अमेरिका के पास है ना किसी और के पास है। तो इसका मतलब है कि आप इसको यानी इसको मार करने के लिए, इसको मारने के लिए अभी जब तक आप सिस्टम डेवलप नहीं करते, वैक्सीन बनानी पड़ेगी। वैक्सीन बनाना जब तक आप उस काबिल नहीं हो जाते, तो रास्ता एक ही है कि शुमाली कोरिया को एंगेज किया जाए।
लचक का मुजाहरा किया जाए, एंगेजमेंट हो। एंगेजमेंट दोनों के अलग अलग लेवल पे हो सकती है, यानी जैसे शुमाली कोरिया चाहता है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया से बैठ के इकट्ठे बात करने की बजाय, ताकि वो उस पावर से आएगा ना, पावर लेंस की बजाय वो कहते हैं बायलैटरल लेंस से आके बात करें। और वो कहते हैं कि जी तरक्की का अगर हमने अमल शुरू करना है इस खत्ते में, अमन से पहले हम इक़्तिसादियात की बात करें, फिर मिलिट्री डी एस्केलेशन हो सकती है, ताकि खित्ते के अवाम को इसका फ़ायदा हो, और वो भी, और उनका जो एक इमेज बनाया हुआ उसको भी हटाने की ज़रूरत है। अब आप ये देखें कि जो प्रेसिडेंट मॉन है इनके जनूबी कोरिया के, उन्होंने अपने यूएन में जो खिताब किया है वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा जी कि हम अमन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, तो उसका अमली मुजाहरा करें, अब टाइम आ गया है। और अमेरिकन, खुद बाइडन ने भी, आपको याद होगा, उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा कि अब हम डिप्लोमेसी को काम करने देंगे, जंगें बहुत हो चुकी हैं। तो इसका अमली मुजाहरा करने का भी बिल्कुल मौका है। इसीलिए मुझे लगता है शुमाली कोरिया ने ये सारा कुछ किया है ताकि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे अपनी जो एक पोजीशन है, बेहतर पोजीशन, उसको बेहतर पोजीशन पे जाएं। और उनकी बेहतर पोजीशन उन्होंने क्यों बनाई है? बेसिक 3 चीजें जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वक्त चूंकि कम है, मैं जानना चाहूँगा, 2.5 करोड़ आबादी का छोटा सा एक मुल्क है, अब पाबंदियों की वजह से इसकी सूरत हाल, इसकी इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। चीन जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेवरेज जो है वो इसे थोड़ा बहुत साथ देता रहा, क्योंकि इंसानियत का मामला है। आप बिल्कुल भी अपने करीब, चूँकि पड़ोसी मुल्क है चीन का ये शुमाली कोरिया, चीन ने भी अब तक भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है दुनिया में इसका पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचाने में। अब इस सारे सिनेरियो में चीन को कहाँ देखते हैं? चीन का बुनियादी रोल आपने जो जिक्र किया था 2018 में अमेरिका और इनके दरमियान शुमाली, वो भी, उसमें भी चीन का किरदार है। चीन की डिप्लोमेसी थी कि वो ये दोनों लीडर, शुमाली कोरिया के और अमेरिका के लीडर सामने, और ये अमेरिकन को भी पता है। जहाँ तक चीन का यानी इसकी इमदाद करने का ताल्लुक है, वो इंसानियत का भी, पड़ोसी का भी, और फिर वहाँ पे आइडियोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो वो तो बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनके। और चीन का लेवरेज है, अभी भी ये टाइम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, उसको एंगेज करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। और चीन के पास अभी वो लेवरेज है कि चीन की बात सुनते हैं शुमाली कोरिया की लीडरशिप। तो इसके ज़रिए अगर आपने टाइम ज़ाया किया तो ये खत्ते के लिए और ख़ास तौर पे जज़ीरा नुमा कोरिया के लिए इसको डिले करना बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि चीन को बिठा के उनके साथ मिल के इनको एंगेज किया जाए। जितनी जल्दी एंगेजमेंट होगी उतनी जल्दी पीस की तरफ बढ़ेंगे। और ये मिसाइल को, अब देखें ना, अब अगर वेस्टर्न मीडिया फिर वही रवैया रखे कि जी वो तो देखें, हमने कहा था वो तो शरारती हैं, उन्होंने मिसाइल का तजर्बा कर दिया। आपको देखना चाहिए वो किस लेंथ से आ रहे हैं। पावर के मुकाबले वो पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आए हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज करके अपनी जो नेगोशिएशन पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। आप उसको पॉजिटिवली लें और उनको एंगेज करें कि जनाब ठीक है, आपके पास भी पावर है, हम भी पावर है, लेकिन पावर मसले का हल नहीं, बैठ के बात करते हैं। उस वक्त ही ये सूरत हाल आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक। और मुज़ाकरात सर माजी में भी हुए, लेकिन कुछ संजीदगी उसमें नहीं रही, फिर वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि संजीदगी दिखानी पड़ेगी। अगर वाकई शुमाली कोरिया ने जो दावा किया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल बन गए, अब उन्हें सीरियस लेना पड़ेगा। उसने तो हाइड्रोजन बम बनाने का भी दावा किया था। लेकिन अगर तो ये दावा ठीक है तो इन्हें एंगेज करना, अगर ये दावा ठीक ना हो तो शुमाली कोरिया की भी जगह सही होगी। डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास कम है। शुमाली कोरिया का जिक्र हुआ, चूँकि हम जज़ीरा नुमा कोरिया की ही बात कर रहे हैं, तो वहीं पे साथ ही एक और मुल्क है जापान। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क़यादत जो है वो तब्दील होती हुई हमें गुज़श्ता हालिया कुछ बरसों में नज़र आई है। वो अभी उनकी टर्म पूरी भी नहीं होती थी, बावजूद वो उनकी जो क़यादत है वो तब्दील होती रही है। 100वें वज़ीर आज़म के तौर पे अभी हलफ उठाया है जो फोमियो कशीदा हैं उन्होंने, और वहाँ पे क़यादत की इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो? मेरे ख्याल देखें, ये जो है ना फोकियो जो हैं, ये पहले वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, ये बहुत सारी इन सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनकी जापान की पॉलिसी में कोई बहुत मेजर शिफ्ट तो शायद ना आए, लेकिन चूंकि वहाँ जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त पावर में है, दोनों हाउसेज में उनकी अक्सरियत है, उन्होंने लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप का जो वहाँ क्राइसिस होता है ना, वो हमारी तरह के लीडर नहीं होते, एक जो आ गया बस पक्का हो गया। वहाँ पे होता है कि जब कोई अपनी थोड़ा सा फील होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी रही है या किसी वजह से कोई इशू सामने आ जाता है विद इन पार्टी या विद इन पार्लियामेंट, तो लीडरशिप रिप्लेसमेंट आपने देखा तवातुर के साथ जापान में होती है। लेकिन वहाँ पॉलिसी जो है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये फोकियो चूँकि वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और ये ज़्यादा बेहतर तौर पर इन मामलों को समझते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अगर जैसे अभी, लेकिन अभी तो थोड़ा पता चलेगा जैसे जैसे उनकी नई काबीना अनफोल्ड होगी
कौन क्या पोर्टफोलियो किसका मिलता है, लेकिन मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है कि उनको चूँकि अंडरस्टैंडिंग है इस खत्ते की सिचुएशन की, वो भी इस वक्त इस सूरत हाल पर नज़र रखे होंगे और अपना शायद उनको पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत मुनीर साहब आपके वक्त और आपके तज्ज़िये का। नाज़रीन, बात वही है जो हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी करते रहे हैं कि अब जो जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये ताकत के इस्तेमाल से कुछ भी हासिल करने का दौर नहीं है, बल्कि गुफ्तगू से, अफ़ाम व तफ़हीम से और प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आगे बढ़ना चाहें तो हम बढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।